हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 के आरएम सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी है जो सीसी में यूज की जाती है। सीसी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि सीसी क्या है और किस किस तरीके से इसका यूज किया जाता है स्कूल्स में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो सीसीई में यानी इवेल्युएशन करते दौरान बच्चों के लिए यूज किया जाता है, और जो इसके पहले के लेक्चर से इन सभी को कवर कर लिया गया है। उन्हें देखने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट सीटेट 2022 मैथमेटिक्स पेपर 1 एंड पेपर 2, जहां आपको सारे लेक्चर्स सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इन लेक्चर्स को देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आते हैं आज के कंसेप्ट पे, जो है टूल्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि टूल्स क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले टेक्निक देखते हैं। टेक्निक क्या होती है? टेक्निक एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए बच्चों की परफॉर्मेंस का, बच्चों की लर्निंग का डाटा कलेक्ट किया जाता है। यानी बच्चों की कैसी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, इसको जानने के लिए टीचर जो भी कोई मेथड यूज करती है, वेदर इट इज टेस्ट, ऑरल क्वेश्चंस, एक्टिविटी करवाना, डिस्कशन करवाना, कोई वर्कशीट देना, कुछ भी देना, वो टेक्निक है। क्योंकि इसके जरिए हमें पता चलता है कि बच्चे ने कितना लर्न किया है, कैसा परफॉर्म किया है। फिर इस टेक्निक को या इस मेथड से जो डाटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करना, उसका एसेस करना, उसके लिए जो चीज यूज की जाती है उसे कहते हैं टूल। यानी कि जैसे बच्चों ने एक्टिविटी के जरिए, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, हम डिस्कशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए बच्चों की क्लास में जो डिस्कशन करवाया गया उसमें टीचर ने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों की डिस्कशन से जो डाटा कलेक्ट होगा कि बच्चों की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है, कितना अच्छा उनका कंसेप्ट बना है, वो होगा टेक्निक। कि बच्चे कैसे आंसर कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। जब इसको एनालाइज करना पड़ जाए, इसे असेस करना पड़ जाए, उसके लिए जो चीज यूज होगी वो होगी टूल। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल ये चेक लिस्ट का, जिसमें टीचर ये लिख के रखेगी कि डिस्कशन के दौरान उन्हें क्या क्या चीजें देखनी है, बच्चे कितने कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं, करेक्ट आंसर कर रहे हैं, यानी कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर रहे हैं आंसर करते वक्त या डिस्कस करते वक्त, वो हो गया टूल। तो इस तरीके से टेक्निक्स एंड टूल्स का यूज किया जाता है जब बच्चों को इवेल्युएट किया जाता है। और इसमें बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनके बारे में अभी हम देखेंगे। पहले टेक्निक देख लेते हैं कौन कौन सी है। टेक्निक सारी कॉमन है जो अक्सर हम देखते आए हैं टीचर जब यूज करती है, जैसे कि टेस्ट, गेम्स, पजल्स, होमवर्क, वर्कशीट, असाइनमेंट, कोई एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट, एग्जीबिशन, ओलंपियाड। ये सारी टेक्निक्स है जिसका यूज बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, चेक करने के लिए किया जाता है, ये जानने के लिए चेक किया जाता है कि बच्चा कैसा सीख रहा है। जिसमें से एक टेस्ट है, इसे हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इसके बेस पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। टेस्ट के बारे में हम पहले देख लेते हैं। टेस्ट क्या है? टेस्ट एक्चुअली दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, जब हम कोई भी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। जैसे ओपन एंडेड या फिर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें मुक्त रूप वाले प्रश्न होते हैं, यानी कि आपने क्वेश्चन दे दिया, बच्चे उसका कोई भी आंसर लिखें, अगर आंसर करेक्ट है तो एक्सेप्टेबल होगा, कोई लिमिटेशन नहीं होती यहाँ पे वर्ड्स की या आंसर्स की। इसी के साथ है क्लोज्ड आंसर्स, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इन दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किस तरीके से बच्चों से हम क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें हमें फिक्स आंसर होता है, जैसे एमसीक्यू, ट्रू, फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सारे फिक्स टाइप के आंसर्स हैं, जहां हमें चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट चूज करना है, या ट्रू है या फॉल्स है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऑप्शंस हमारे फिक्स होंगे कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा वर्ड वहाँ पे फिल करना है। लेकिन ओपन एंडेड में क्या होता है, जैसे शॉर्ट या लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, जहां बच्चों को एक अनंत रूप से कितने आंसर लिखने हैं, इनफाइनाइट रूप से वो आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे से कहें कि 50 के ऊपर कितने प्राइम नंबर आते हैं, ये मेंशन करना है, तो ये ओपन एंडेड है। इसके ऊपर चाहे बच्चा कोई सा भी नंबर दे दे, अगर वो प्राइम नंबर है तो वो करेक्ट होगा। 50 से ऊपर बहुत सारे नंबर है जो प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर हम बच्चे से कह दें कि कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पे से चूज करो, जैसे 7, 77, 27, 57, इनमें से प्राइम नंबर चूज करना है। लिमिटेड आंसर है, इनमें से ये हो सकता है चारों प्राइम नंबर हो, कोई एक प्राइम नंबर हो, लेकिन आंसर हमारा लिमिटेड है। ये हो गया हमारा क्लोज एंडेड। लेकिन जब बच्चे को हम ये कहें कि उन्हें जो आंसर देना है उसका कोई लिमिटेड आंसर नहीं है, वो ओपन एंडेड हो जाएगा। एंड इसके बेस पे किस तरह के क्वेश्चन आता है वो ये रहा, जिसमें आपसे कह दिया जाएगा कि चार क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ओपन एंडेड कौन सा है या क्लोज एंडेड कौन सा है। या फिर आपसे कह दिया जाएगा कि इन आंसर्स में से ओपन एंडेड आंसर को फाइंड करो, या इन क्वेश्चंस में से ओपन एंडेड क्वेश्चन को फाइंड करो। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, या किस में बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल यूज होगी, किस में बच्चा सोचने पे मजबूर होगा, किस में बच्चा अनलिमिटेड आंसर दे सकता है। ये कुछ कीवर्ड्स है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि चलो चार क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सा क्लोज एंडेड है, कौन सा ओपन एंडेड है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जहां हमें साइड और पेरीमीटर दिया है।
हमें देखते ही पता चल रहा है ये क्लोज एंडेड है क्योंकि यहाँ फिक्स आंसर आएगा। बी ऑप्शन में है कि हमें कुछ ऐसे नंबरों का सेट निकालना है जिसका मीडियन 4 हो। देखते ही पता चल रहा है ये ओपन एंडेड होगा क्योंकि कितने ही सारे हम ऐसे नंबर्स डाल सकते हैं जिसका मीडियन 4 होगा। सी ऑप्शन कह रहा है हमें 0 से लेकर 8 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगेन क्लोज एंडेड क्योंकि लिमिटेड नंबर्स हैं जो 0 से 8 के बीच में आते हैं और प्राइम नंबर होते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि हमें रेक्टेंगल से रिलेटेड जो भी हमारे पास मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो बतानी है। ये हो गया ओपन एंडेड क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि बच्चे को क्या बताना है, बच्चा कुछ भी बता सकता है। लेंथ, ब्रेथ, पेरीमीटर, एरिया कुछ भी बता सकता है, तो ये ओपन एंडेड है। यानी कि ए और सी हमारा क्लोज एंडेड है और बी और डी हमारा ओपन एंडेड है। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट जहाँ पे ए और सी क्लोज एंडेड, बी और डी ओपन एंडेड मेंशन किए गए हैं। इसी के साथ जो बाकी की टेक्निक्स हैं जैसे क्विज, होमवर्क, की सारी सेम है, किसी भी तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। बस पर्पस इसका यही है कि बच्चों की लर्निंग कितनी हुई ये जानना। इसके साथ जो टूल्स हैं उसे हम डिटेल में देखेंगे, चाहे वो ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, रूब्रिक्स एंड मार्कशीट, किसी भी टूल पे क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए ऑब्जर्वेशन तो हमें पता ही है कि किसी भी चीज को या पर्सन को केयरफुली वॉच करना। तो जब टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करती है, क्या करती है वो ऑब्जर्वेशन के दौरान? वो उन्हें केयरफुली वॉच करती है, देखती है, उनकी बातें सुनती है, उनके काम को समझने की कोशिश करती है, उनको समझने की कोशिश करती है। वो होता है ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों करती है टीचर? ताकि उनकी जो स्किल्स है, नॉलेज, बिहेवियर है, उन्हें ये देख सके कि क्या वो उसी अकॉर्डिंग वर्क करें जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। मतलब कोई बच्चा ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो गलत है, या कोई ऐसी नॉलेज तो उसकी बिल्ड नहीं होगी जो गलत है। ये जो नॉलेज बिल्ड करवाना चाह रही टीचर क्लासरूम के दौरान, क्या वो बिल्ड हो पा रही है, नहीं हो पा रही, ये सारी चीजें टीचर ऑब्जर्वेशन के दौरान ऑब्जर्व करके या उनको समझ के परख के भी चेक कर सकती है। तो ऑब्जर्वेशन एक टूल हो गया जिसका यूज करा जाता है बच्चों की लर्निंग को जानने के लिए। इसी तरीके से दूसरा है पोर्टफोलियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है और इसका पर्पस भी स्पेसिफाई है। सबसे पहली बात, पोर्टफोलियो कलेक्शन है उन सभी एक्टिविटीज का जो बच्चे पूरे साल में करते हैं। यानी कि जो सेशन शुरू होता है तब से लेकर सेशन खत्म होने तक के लिए जितनी भी एक्टिविटीज करवाई जाती है, चाहे असाइनमेंट हो, वर्कशीट हो, टेस्ट हो, एग्जीबिशन हो, ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, जब उसका रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल में लिखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, संभाल कर रखा जाता है, वो कहलाता है पोर्टफोलियो। ध्यान रखिएगा यहाँ दो कीवर्ड्स मैंने बोले हैं, वो सारे काम जो थ्रू आउट द सेशन होते हैं, जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में उसे सेट किया जाता है, रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है, वो कहलाता है पोर्टफोलियो। इसमें क्या क्या चीजें आ सकती है? कोई ड्राइंग, पेंटिंग, टेस्ट, पिक्चर, वीडियो, परफॉर्मिंग आर्ट की, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, लगा सकते, उसका पिक्चर या वीडियो लगाया जा सकता है। बच्चा अपना रिफ्लेक्शन इसमें लिख सकता है, यानी जो चीज वो एक्टिविटी करते वक्त सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, क्या उसने सीखा है, उसका रिफ्लेक्शन भी वो इसमें अटैच कर सकता है। तो यानी पोर्टफोलियो एक ऐसा रिकॉर्ड है जो थ्रू आउट द सेशन बच्चे का मेंटेन किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पूरे साल बच्चे ने क्या सीखा, और बेस्ट ऑथेंटिक प्रूफ ये प्रेजेंट करता है किसी भी के सामने जो भी बच्चे का थ्रू आउट द सेशन परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हो। पोर्टफोलियो बेस्ट रिकॉर्ड माना जाता है उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए कि बच्चे ने थ्रू आउट द सेशन किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से सीखा है, किस तरीके से लर्न किया है, किस तरीके से इम्प्रूव किया है। इसी के साथ नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो इवेंट्स बच्चे के मेंटेन किए जाते हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए, उसकी लर्निंग के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि बच्चे का कोई स्पेसिफिक बिहेवियर जो टीचर को चेंज करने की जरूरत लग रही, या कोई स्पेशल पैटर्न है, कोई स्पेशल अटेंशन बच्चे को चाहिए, कोई स्पेशल एक्टिविटी बच्चा करता है जिसे चेंज करने की जरूरत हो, तो उस तरीके का रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ही मेंटेन करते हैं, यानी जो आपने ऑब्जर्व किया वही चीज यहाँ पे मेंटेन की जाएगी, मेंशन की जाएगी। यहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन नहीं आएगा, यहाँ पे वो चीजें आएंगी जो आपने देखी। अगर बच्चे ने लड़ाई करी है तो आप सिर्फ वही इसमें रिकॉर्ड करेंगे जो बच्चे ने बोला, करा या कहा। आप अपना इंटरप्रिटेशन नहीं लिख सकते। इसलिए कहा स्पेसिफिक बिहेवियर जो बच्चे का है डे टू डे बेसिस पे, जो बच्चे को हमें चेंज करवाने की या कंसर्न करने की जरूरत होती है, वो यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। जैसे बच्चे का बोलने का पैटर्न, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में अक्सर बच्चे लिस्पिंग या फिर स्टटरिंग करते हैं, तो उसे चेंज करवाने की जरूरत होती है, तो यहाँ एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट कैसा है सब्जेक्ट में, बच्चा इंटरेक्ट कैसे कर रहा है बाकी पीयर्स के साथ, उस तरीके के रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन किए जाते हैं
ताकि बच्चे की जो एक्टिविटी है उसको मेंटेन करके, उसको ध्यान में रख के किस तरीके से उसमें चेंज लाना है उसको देखा जा सके। तो बच्चे की पर्सनैलिटी के, लर्निंग के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, उन्हें यहाँ मेंटेन किया जाता है। जैसे कि एक सैंपल मैं आपको दिखाती हूँ, इसका सैंपल है एनेक्डोटल रिकॉर्ड का। वैसे हर स्कूल का अपना पैटर्न होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन करने का, कोई मंथली करता है, कोई वीकली करता है, कोई स्पेशल इवेंट्स को ही मेंटेन करता है, हर स्कूल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने एक सैंपल लगाया ताकि आपको समझ आ सके कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। जैसे इसमें नेम, ऑब्जर्वर, सेटिंग सब मेंटेन किया जाता है। ऑब्जर्वर में वो पर्सन आएगा जिसने किया, जैसे मान लीजिए कहाँ पे हुआ, प्लेग्राउंड में होता हो सकता है स्पोर्ट्स टीचर ने ऑब्जर्व किया हो, योगा रूम में हुआ तो योगा टीचर ने ऑब्जर्व किया, उनका यहाँ पे नेम मेंशन किया जाता है कि क्या इवेंट था, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, इनफैक्ट ही लिखा जाता है, टीचर का इंटरप्रिटेशन नहीं आता। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो अलग अलग टीचर जो अलग अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, उसको कलेक्ट करके ये देखा जा सके कि क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाना है, इसलिए एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इसी के साथ दूसरा है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट बेसिकली क्या होता है, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं क्या करते हैं, एक लिस्ट बना के लेके जाते हैं जिसमें हम ये लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें लानी है, वही चेकलिस्ट होती है। और उसी तरीके से क्लास में इसका यूज किया जाता है, जिसमें टीचर जो चीजें एक्टिविटी के दौरान बच्चों में इंकलकेट करना चाहती है, जो रिक्वायरमेंट उनको एक्टिविटी के दौरान फुलफिल करनी होती है, उसका एक लिस्ट बनाती है और ये देखती है कि लर्निंग प्रोसेस या एक्टिविटी के दौरान वो फुलफिल हुए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ये कहें कि बच्चों को हमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझाना है, बच्चे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर पाए, उसकी स्किल्स उसमें डेवलप करनी है, 5 यहाँ पे बिंदु लिखे गए हैं जिसके बेसिस पे उनको चेक किया जा सकता है। जैसे क्या बच्चा अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, यस और नो, क्या बच्चे ने उसे करेक्टली यूज किया है, यस और नो, मेजर किया है करेक्टली, ड्रॉ किया है नीटली, या फिर से इंस्ट्रूमेंट दोबारा से ज्योमेट्री में डाला है या नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो चेकलिस्ट में टीचर ने मेंशन किए हैं कि किस तरीके से बच्चों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करके, ध्यान रखना यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ऑब्जर्व करके किस तरीके से उसे बच्चों को एनालाइज किया है, किस तरीके से इवेल्युएट किया है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक है ये सिर्फ यस और नो में आंसर करता, वो ये नहीं बताता कि किस लिमिट तक बच्चे में वो स्किल्स डेवलप हुई हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चा करेक्टली कर रहा हो, स्पीड के साथ करो, लेकिन लास्ट तक आते आते वो ठीक से नहीं कर पा रहा हो, कंफ्यूजन हो या कुछ भी हो, तो हम क्या आंसर करेंगे, यस और नो, नहीं पता, कंफ्यूजन है। तो इसी ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए जो सेकंड है वो है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम वो सारे बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं स्केल के साथ, जो हमें बच्चे में उस एक्टिविटी के दौरान इंकलकेट करने होते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें हम यस और नो ही देख पाए थे कि बच्चे में वो एट्रीब्यूट है या नहीं, लेकिन रेटिंग स्केल में क्या होता है, हम उसमें ये मेंशन कर देते हैं कि वो किस लिमिट तक बच्चे में स्किल्स डेवलप हो रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि बच्चा मैथमेटिकल एक्टिविटीज में किस तरीके से पार्ट ले रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे 5 बिंदु बनाए गए हैं। तो इन 5 बिंदुओं को हम ध्यान में रख के कि किस तरीके से बच्चा उसमें एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है, उसके हम नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, ऑलवेज किस तरीके से कर रहा है, कितना कर रहा है, उसे मार्क कर सकते हैं। जैसे अगर कभी भी नहीं कर रहा तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हम यहाँ नंबर्स भी दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टीचर के वो किस तरीके से बच्चे को इवैल्यूएट करना चाह रही है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बच्चा जो स्कूल जर्नल बनाना है उसके लिए पजल्स, गेम्स, आर्टिकल्स मैथ्स के लिए दे रहा है, नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा तो नेवर, कभी कभी दे रहा है समटाइम्स, अगर हमेशा दे रहा है ऑलवेज। तो ये जो हमने चेकलिस्ट में देखा जो यस और नो का आंसर करता था, उसको वेरीफाई करके उसका एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है रेटिंग स्केल, जिसमें हम साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि किस लिमिट तक बच्चा उस एक्टिविटी में पार्ट ले रहा है। जैसे अगर हम इसका थर्ड एट्रीब्यूट देखें, थर्ड एट्रीब्यूट में कहा है कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त शॉर्टकट्स का यूज कर रहा है या नहीं, अगर कभी यूज नहीं कर रहा तो नेवर या फिर 1 मार्क, हमेशा कर रहा है तो ऑलवेज या 4 मार्क्स। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बच्चे को रेट करना चाह रही है। स्टिल यहाँ पे एक चीज कम है, एक कमी यहाँ पे अभी भी है, वो ये नहीं बता रहा कि टीचर अगर सेल्डम दे रही है तो क्यों दे रही है, किस रीजन से दे रही है, मतलब यहाँ रीजन स्पेसिफाई नहीं है उस रेट को देने का, उस मार्क को देने का। ये जो कमी है, ये कमी पूरी करी है रूब्रिक्स ने। रूब्रिक्स एक फाइनल फॉर्म है जो चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल दोनों को इंक्लूड करके साथ साथ रीजन आउट भी करता है कि क्यों वो नंबर बच्चे को दिए जा रहे हैं जो टीचर दे रही है। तो ये ऐसा असेसमेंट टूल है जिसमें हम अचीवमेंट क्राइटेरिया को, सारे कंपोनेंट्स को हम यहाँ मेजर करते हैं, चाहे वो रिटर्न हो, ओरल हो, विजुअल हो, किसी भी तरीके से हम इसे कर सकते हैं, चाहे असाइनमेंट में करना हो, चाहे क्लास वर्क में करना हो, या बच्चे को ग्रेड देना, किसी भी तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम रेटिंग के साथ
बच्चे को एक ग्रेड भी देंगे, ग्रेड के साथ हम रीजन आउट भी करेंगे कि हम वो मार्क्स क्यों दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, अगर अच्छे से वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसे 4 नंबर देंगे, 4 मार्क्स देंगे। लेकिन अगर बच्चे को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम 1 नंबर देंगे, 1 मार्क देंगे। तो यहाँ पे हम कितने नंबर दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं उसके साथ ये भी मेंशन होता है। इसलिए रूबिक एक वेल डिफाइंड फॉर्म है रेटिंग स्केल का और चेकलिस्ट का, जिसका अक्सर यूज किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये टीचर को किस तरीके से यूज करना है और किस तरीके से बच्चे को इसके जरिए इवेल्युएट किया जा सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये और अक्सर स्कूल में यूज भी किया जाता है। इसी के साथ एक और है मार्कशीट। मार्कशीट तो बहुत कॉमन है, कॉमन इन द सेंस कि हर साल बच्चे को एट द एंड ऑफ सेशन मार्कशीट दी जाती है, जिसमें वो ग्रेड्स दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं कि बच्चे ने थ्रू आउट द सेशन कैसा परफॉर्म किया, चाहे स्कॉलस्टिक हो, को स्कॉलस्टिक हो, हर तरीके का रिकॉर्ड उसमें मेंशन होता है, हर चीज का रिकॉर्ड मेंशन होता है, हर चीज पे बच्चे को ग्रेड या मार्क दिए जाते हैं। इसका मतलब जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उन सबको इवेल्युएट करने का एक अल्टीमेट फॉर्म जो दिया जाता है वो मार्कशीट के फॉर्म में दिया जाता है, और इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, वो सारी चीजें होती है। जितनी भी चीजें टेक्निक्स में यूज की जाती है, ये जितनी भी चीजें टूल्स में यूज की जाती है, उन सबका कंबाइंड रिकॉर्ड, एक्यूमुलेटेड रिकॉर्ड मार्कशीट में प्रेजेंट किया जाता है। सीसी के जो टूल्स एंड टेक्निक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन टूल्स एंड टेक्निक से ही आते हैं। सीसी में असेसमेंट या फिर टूल्स एंड टेक्निक्स ये ऐसे टॉपिक्स है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिएगा तो 10 से 12 नंबर्स जो पूरे पेपर में कवर होते हैं वो यहीं से मिलेंगे आपको। इस लेक्चर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं वो देख लेते हैं अब हम। राजा जो एक मैथ्स के टीचर है वो असेसमेंट टूल्स यूज करते हैं जिसमें बच्चे के सारे एक्सपेक्ट्स कवर किए जाते हैं, चाहे वो रिटर्न हो, ओरल हो या विजुअल हो। वैसे तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा ऐसा टूल है जो सारे एक्सपेक्ट्स कवर करता है, सारे अचीवमेंट कंपोनेंट्स को कवर करता है, सारे क्राइटेरिया कवर करता है, वो है रूब्रिक्स। रूब्रिक्स ऐसा है जिसमें ये सारी चीजें कवर होती है, चाहे हम उसमें रेटिंग स्केल की बात करें, चेकलिस्ट की बात करें, या बच्चे के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको कवर किया जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इट इंक्लूड्स द प्रोजेक्ट फील्ड वर्क डन बाय चाइल्ड। चाइल्ड ने जो फील्ड वर्क या प्रोजेक्ट किया उसे इंक्लूड किया जाता है। बच्चे के काम की क्वालिटी को ये जज करता है, रिकॉर्ड करता है। या फिर ये कोई पर्टिकुलर स्किल या प्रोसेस जो बच्चे में इंकलकेट की जानी है वो है या नहीं, इस चीज को चेक करता है। या फोर्थ ऑप्शन कहता है कि बच्चे की प्रोग्रेस डे टू डे बेसिस पे किस तरीके से हो रही है, उसका नैरेटिव रिकॉर्ड जो मेंटेन किया जाता है, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा जाता है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है। तो अभी हमने देखा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, जहाँ पे बच्चों को हेल्प की, इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, वो चीजें इसमें मेंशन की जाती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें मेंशन है कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है डे टू डे बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती। पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, टर्म एंड एग्जामिनेशन, फील्ड ट्रिप। देखिए ये चारों चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी है, पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल, फील्ड ट्रिप, ये फॉर्मेटिव में भी यूज हो सकती है, सबमिटिव में भी यूज हो सकती है। लेकिन टर्म एंड एग्जामिनेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबमिटिव असेसमेंट का पार्ट है। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो फॉर्मेटिव में नहीं आएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि अगर आपको मैथ्स में स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है उसे क्विक फीडबैक देना है, तुरंत ही आपको उसका फीडबैक देना है, जो भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बच्चा करे उसका, तो इन चारों में से कौन सा टूल यूज करेंगे आप। मार्कशीट, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट या पीयर असेसमेंट। देखिए मार्कशीट तो हो नहीं सकता, एट द एंड ऑफ सेशन होता है। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और पीयर असेसमेंट, इन तीन में से पीयर असेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी फीडबैक नहीं दे पाएंगे। बच्चा रेटिंग स्केल और चेकलिस्ट, देखिए आपको यहाँ पे देना है तुरंत फीडबैक देना है, क्विक फीडबैक देना है, तो उसके लिए चेकलिस्ट एक बेस्ट सोर्स है, जब आपको तुरंत आपको बच्चे को बताना है कि उसने कैसा किया, कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट उसने कितने अच्छे से किया, उसके लिए चेकलिस्ट है जो आप अच्छे से यूज कर सकते हैं और क्विक फीडबैक दे सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एंड आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आने के पूरे चांस हैं। किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिस के लिए, आप जो क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं उसके लिए आप जा सकते हैं दिल्ली बाइट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां आपको दो तरीके के मॉक देखने को मिलेंगे, एक है टॉपिक वाइज मॉक और एक है कंप्लीट मॉक। इन दोनों मॉक की प्रिपरेशन करिएगा अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए एंड बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।